हेलो फ्रेंड्स कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आईटीआर फाइलिंग अप्रैल के लास्ट वीक या मई की फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो सकती है। कुछ वैसा ही हुआ है। आईटीआर फाइलिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 की स्टार्ट हो चुकी है। अभी आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 अगर फाइल करना चाहते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको एक और बात बताई थी कि अगर आपकी कोई टीडीएस की एंट्री है, पिछले साल में आपका कहीं ना कहीं टीडीएस कटा हुआ है, तो फिर वेट, अभी कोई जल्दबाजी करने की नीड नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टीडीएस रिटर्न की जो लास्ट डेट है वो 31 मई। तो हो सकता है आपका टीडीएस आपके 26 ईएस में अपडेट होते होते जून का टाइम आ जाए। तो अगर आपकी कोई टीडीएस की एंट्री है तो आप अभी आईटीआर मत फाइल करिए। हो सकता है आप रिफंड ना क्लेम कर पाएं, हो सकता है आपका जो रिटर्न है वो डिफॉल्ट हो जाए, डिफॉल्ट रिटर्न का आपको नोटिस मिल जाए। तो इन सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस ना करना पड़े तो आप वेट करिए, और जब आपके सारे टीडीएस अपडेट हो जाएं तो आईटीआर फाइल करिए। हाँ, आपको बिल्कुल पता हुआ है कि आपका ₹1 का टीडीएस नहीं कटा हुआ है, तो फिर आप अभी भी फाइल कर सकते हैं। और आज हम देखेंगे आईटीआर 1 कैसे फाइल किया जाता है। बहुत इजी प्रोसेस होता है, मैं उसको और इजी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और इजी लगेगा। आईटीआर 1 फाइल करने से पहले जो चीजें हमारे पास, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले है फॉर्म 16। तो अगर आप खुद हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको फॉर्म 16 देगा। अगर आप अपने क्लाइंट का फाइल कर रहे हैं तो आपको अपने क्लाइंट से सबसे पहले क्या मांगना है कि भाई फॉर्म 16 दे दीजिए। उसमें सारी डिटेल होती हैं। हो सकता है फॉर्म 16 ना हो तो आप क्या मांगोगे फिर कि भाई आप अपनी सैलरी स्लिप दे दीजिए पूरे 12 महीने की, तो मैं उससे आपकी सैलरी फेच कर लूंगा। अगर सैलरी स्लिप भी नहीं है तो फिर आप बोलोगे भाई आप मुझे अपना बैंक स्टेटमेंट दे दो, क्योंकि सैलरी तो बैंक में आ रही होगी, हम बैंक से हम कैलकुलेट कर लेंगे कि आपकी सैलरी कितनी आई है। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट क्यों चाहिए होता है? सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी आप बैंक स्टेटमेंट से लेंगे। ठीक हो गया जी। एफडीआर, अगर कोई एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है आपके क्लाइंट ने या आपने खुद ने, तो उसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज उसका जो इंटरेस्ट होता है वो भी आपको रिपोर्ट करना होता है। उसके अलावा 26 ईएस आपको जरूर चेक करना है। बिना 26 ईएस चेक करे तो आईटीआर फाइल करने की गलती मत करिएगा। और 26 ईएस के साथ साथ एआईएस और टीआईएस भी आपको चेक करना ही करना है। अब ये एआईएस टीआईएस क्या होता है मैं अभी नहीं बताऊंगा, मैंने पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है इसके ऊपर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। भाई आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं अलग अलग सेक्शन में, तो इन्वेस्टमेंट की डिटेल भी आपके पास होनी चाहिए। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी फिर आप रेडी हैं बिल्कुल आईटीआर 1 फाइल करने के लिए। तो जब आप रेडी हैं तो मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं वेबसाइट के ऊपर। ई फाइलिंग पे जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहां पर ये देखिए आपसे पूछेगा भाई क्या असेसमेंट ईयर है, तो हमारा है 23-24। ठीक है। उससे पहले ये पूछ रहा है कि भाई ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो कि ऑफलाइन। अच्छा, तो हम तो ऑनलाइन ही फाइल करेंगे। क्लिक करते हैं। अरे ये क्या, जैसे ही मैंने असेसमेंट ईयर सिलेक्ट किया ये तो ऑप्शन चला गया ऑनलाइन ऑफलाइन का। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। फाइलिंग टाइप क्या होगा हमारा? ओरिजिनल आईटीआर है, इसको नो कर देंगे, और आईटीआर है आईटीआर 1 और करेंगे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक। ओके, ये देखिए यहां पर अभी ऑनलाइन आप फाइल नहीं करते हैं, इसीलिए नहीं कर सकते हैं, इसीलिए वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा है। एज ऑफ नाउ आईटीआर 1 और आईटीआर 4 अगर आपको फाइल करना है तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी से ही फाइल कर सकते हो। ऑनलाइन फाइल करने की फैसिलिटी अभी इनेबल नहीं हुई है। हो सकता है 1 हफ्ता या 10 दिन के अंदर ऑनलाइन फाइलिंग फैसिलिटी भी इनेबल हो जाए, बट आज के टाइम में अगर आपको आईटीआर 1 या आईटीआर 4 फाइल करना है तो आप ऑफलाइन ही फाइल कर सकते हो। ठीक हो गया जी। ओके, और ऑफलाइन कैसे फाइल करना है? हमें डाउनलोड सेक्शन में जाकर के वहां से हम आईटीआर डाउनलोड कर लेंगे। मैंने डाउनलोड करके ओपन कर लिया है। तो कुछ ऐसा दिखता है हमारा आईटीआर 1 का फॉर्म। और अगर मैं आईटीआर की बात करूं तो आईटीआर 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इन सब की बात करूं तो इन सब में सबसे इजी जो रिटर्न है वो होता है आईटीआर 1। एकदम सिंप्लीफाई इसका फॉर्म होता है। आइए इसके बारे में देखते हैं। पहले तो हमें, अब देखिए टैब कितने आ रहे हैं। पहला टैब है, फिर टीडीएस, टीसीएस, टैक्स पेड का है 80D, 80G, 80GGA। सबसे पहले मैं इन दो टैब को किनारे कर देता हूं।
अगर आपने कोई डोनेशन दे रखा हुआ है, चाहे किसी ट्रस्ट को, किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी रूरल डेवलपमेंट फंड में, तो ही आपको 80G और 80GGA की तरफ देखना है। लेकिन मैं अगर बात करूं तो 99% लोग कहीं पर भी डोनेशन वगैरह नहीं देते हैं। अगर आपने दिया है तो ही आपको 80G या 80GGA में उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो ये जो टैब है ना, इसको आप किनारे कर दीजिए, ये आपके काम के नहीं है। उसके अलावा बच रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये टैब हैं जो हमारे काम के हैं, जिसमें पहला सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारी इनकम की डिटेल हमें यहीं पर पुट करनी है। नाम, लास्ट ईयर का पैन, लास्ट नेम, एड्रेस, और यहां पर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम? नो आ रहा है इस ईयर, ये बाय डिफॉल्ट आपको नो मान के चल रहा है, मतलब आप अभी ओल्ड में ही माने जा रहे हो। बट जो अमेंडमेंट अभी आया है फाइनेंस एक्ट में, उस अमेंडमेंट के बाद जो नेक्स्ट ईयर जब आप आरटीआर फाइल करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट यहां पर यस लिख करके आएगा, बिकॉज अब आप बाय डिफॉल्ट क्या माने जाओगे? न्यू टैक्स रिजीम में माने जाओगे। अगर आपको ओल्ड चाहिए तो वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको मान के चल रहा है कि आप ओल्ड स्लैब में हो। ठीक हो गया जी, तो ये चीज ध्यान देने वाली है। ओके, फिर ये आपसे पूछ रहा है किस सेक्शन में आप फाइल करना चाह रहे हो, मतलब इसके अलावा 139(1) के अलावा किसी में आपको फाइल करना है, तो आप यहाँ को सिंपली क्या करोगे, इसको तो आपको नो करना है हमेशा। अच्छा, नीचे आ जाइए सर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। फिर आपसे पूछ रहा है किस सेक्शन में आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो यहाँ पर जब आप ड्रॉप डाउन में जाओगे तो 4 ऑप्शन आ रहे हैं, बिफोर ड्यू डेट, बिलेटेड मतलब आफ्टर ड्यू डेट, रिवाइज मतलब कोई गलती हो जाती है जब आप रिवाइज करते हो वो, और आफ्टर कॉन्डोनेशन ऑफ डिले, जब आपका ड्यू डेट निकल गई, बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट निकल गई, और उसके बाद भी आप फाइल कर सकते हो अगर असेसिंग ऑफिसर आपको अलाउ करे तो। उस केस में आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अभी हम ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं तो 139(1). ठीक है सर, आगे चलते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे आइए, नीचे आइए। अब यहां से हमें इनकम की डिटेल यहां पर देनी शुरू करनी है, सैलरी की डिटेल देनी है। उसके अलावा नीचे आइए, यहां पर देखिए हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आपको पुट करनी है, और नीचे आएंगे तो अदर सोर्स के इनकम। इट मींस अगर आपका कैपिटल गेन है, बिजनेस की इनकम है, या कोई भी और इनकम है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ITR 1 फाइल करना है तो सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम वगैरह। इट मींस अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट में बड़ा पैसा लगाते हैं, अब यहां पर जो AIS और TIS है ना, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज कई बार क्या होता है ना, क्लाइंट आपको नहीं बताएगा कि वो शेयर खरीद रहा है, बेच रहा है, उसकी डिटेल आपको AIS TIS में दिख जाएगी कि हाँ ये बंदा शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। अब अगर उसने पूरे साल में सिर्फ 1000 रुपए का शेयर खरीदा और उसको 1500 में बेच दिया, मैं क्या बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1000 रुपए का शेयर खरीदा और 1500 में बेच दिया उसी साल, या फिर 1000 से कम में बेचा, तो या तो गेन हुआ या तो लॉस हुआ। अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन है तो आप ध्यान रखिए ITR 1 आप फाइल नहीं कर सकते, फिर आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। बिकॉज ये क्या हो जाएगा, ये कैपिटल गेन हो जाएगा या फिर कैपिटल लॉस हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि अभी AIS TIS 26CS अपडेट होते होते मई जून का टाइम आ जाएगा। तो जब तक ये पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाता है तो मेरा तो ये सजेशन होगा, अभी आप ITR 1 या ITR 4 फाइल मत करिए। क्यों? क्लाइंट आपको बताएगा नहीं कि उसका कुछ शेयर की इनकम है, आपको बाद में पता चलेगा। आपने फाइल कर दिया ITR 1, जाना था ITR 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा डिफॉल्ट रिटर्न का। ठीक है ना, तो ये भी है। तो अगर 1000 रुपए का भी शेयर लिया है और उसको उसी साल बेच दिया है तो भैया आपको ITR 1 नहीं फाइल करना है, फिर आपको ITR 2 फाइल करना पड़ेगा। तो इस चीज को बहुत ध्यान दीजिएगा। ऐसे केस मैंने लास्ट ईयर बहुत देखे हैं कि उनकी शेयर की इनकम थी, AIS TIS में इनकम आ रही थी, लेकिन उन्होंने ITR 1 फाइल कर दिया। अब आज नहीं तो कल उनको डिफॉल्ट का नोटिस जरूर आएगा 100%। तो ये हो गया ITR 1 की सारी डिटेल। ओके सर एक बात बताइए, क्या हमें ये सारी डिटेल मैनुअली पुट करनी पड़ेगी, मैनुअली एंटर करनी पड़ेगी? तो नहीं, यहां पर एक ऑप्शन देखिए आ रहा है इंपोर्ट प्रीफिल का। आप लॉग इन करके उसके बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाके प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर लीजिएगा और यहां से उसको इंपोर्ट कर लीजिए।
तो बेसिक इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लेगा, जैसे नेम है ना, अगर कोई आपका टीडीएस कटा हुआ है तो वो, कोई इनकम, ये सारी चीजें वो ऑटोमेटिक प्री फिल से उठा लेगा, तो आपको एक एक फील्ड में एंटर करने की नीड नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, अच्छा सैलरी में आइए तो आप देखिए यहाँ पर एक नई चीज ऐड हुई है, इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन इन अ नोटिफाइड कंट्री 89A। अब ये 89A क्या है इसके बारे में बात करते हैं। 89A ये लास्ट ईयर अप्रैल में एक सीबीडीटी का नया सेक्शन इंसर्ट हुआ था, तो इस बार आईटीआर में उसको क्या किया गया है, उसको भी इंप्लीमेंट कर दिया है। वो देखिए क्या रहा है, ट्रीटी साइन होती है, इसको आप ऐसा समझ लो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है इंडिया के बीच में और किसी दूसरी कंट्री के बीच में, किस लिए, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे मैं हूं, मेरी कोई इनकम है जो किसी और कंट्री में हो रही है, तो वहां पर भी मैंने टैक्स पे कर दिया, अब फिर मैं इंडिया आ गया और इंडिया में भी मुझे टैक्स पे करना पड़ा, तो इनकम एक हो रही है बट उसके ऊपर मुझे 2 बार टैक्स पे करना पड़ रहा है। उसी तरह जो जैसे आईपीएल चल रहा है, आईपीएल में फॉरेन प्लेयर्स मैच खेल रहे हैं, यहां पर उनको प्राइज मिल रहा है, तो यहां पर भी टैक्स कट रहा है, जब वो अपनी कंट्री जाएंगे तो वहां पर भी उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, तो यहां पर एक ही इनकम पर डबल टैक्स पे करना पड़ रहा है बॉस। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, सब कंट्री आपस में एक ट्रीटी, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA, कि भाई अगर किसी एक कंट्री में भी टैक्स ले लिया ना, तो अब दूसरी कंट्री उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाएगी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये जिन कंट्री के साथ हो रखा है वो है नोटिफाइड कंट्री, और उनकी अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो वो कहां पर आ रहा है, वो सिंपली यहां पर आ जा रही है। देखिए एक तो यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ठीक है, उसके अलावा अगर कुछ कोई कंट्री है तो यहां पर आ जाएंगी। तो अगर यहां से आपने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन कर रखा है, उससे कोई इनकम आ रही है, तो वो आपको यहां पर एंटर करना है। ये एक चेंज हुआ है जो लास्ट ईयर तक नहीं था, इस बार ये चेंज हुआ है। ओके सर, एग्जाम अलाउंस वगैरह की डिटेल आपको यहां देनी है। अब ये सारी चीजें ना आपको आपके जो फॉर्म 16 है वहां से मिल जाएगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिक यहां पर 50,000 उठा लेगा। जैसे अगर मैं ऊपर चलूं और मैं सैलरी में सैलरी डाल देता हूं, सपोज 8 लाख डाला मैंने, अब मैं नीचे आऊंगा ना तो देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ऑटोमेटिक यहां पर कैलकुलेट हो चुकी है। अगर आपकी स्टेट में प्रोफेशनल टैक्स एप्लीकेबल है तो उसकी डिटेल भी आप दे सकते हो, जैसे आप इसको डालोगे तो वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगा, बिकॉज आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। उसके अलावा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो होती है उसको आपको रिपोर्ट करना है। अगर आपका कोई होम लोन का इंटरेस्ट है तो वो 2 लाख तक आप यहाँ क्लेम कर सकते हो, जैसे कि मैंने बताया था अपने डिडक्शन के चैप्टर में कि भाई अगर आपका होम लोन चल रहा है तो 1.5 लाख की 80C में आपको मिल जाती है डिडक्शन, और 2 लाख रुपए का आप हाउस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हो। तो इसका क्या बेनिफिट है, 3.5 लाख का बेनिफिट आपको मिल जाता है, आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम हो जाती है, तो अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया था कि अगर आपका होम लोन चल रहा है तो आंख बंद करके आपके लिए क्या बेनिफिशियल होने वाला है, तो आपके लिए आंख बंद करके ओल्ड स्लैब ही बेटर होने वाला है अगर आपका होम लोन चल रहा है तो। ठीक हो गया जी, ओके। उसके बाद अदर सोर्स में क्या क्या इनकम आ जाएंगी, आपको कोई इंटरेस्ट है, कोई डिविडेंड मिल रहा है, कोई अदर कोई कोचिंग की इनकम है, कोई ट्यूशन की इनकम है, मतलब कोई भी अदर इनकम जो ना सैलरी में आएगी ना हाउस प्रॉपर्टी में आएगी, वो आप यहां पर उसको क्लेम कर सकते हो, एंटर कर सकते हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाइए एंड यहां पे स्टार्ट हो जाती हैं डिडक्शंस। अब मैं एक एक सेक्शन में जाके आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि भाई किस सेक्शन का क्या मतलब है, ये हमने इनकम टैक्स के कोर्स में मैंने आपको डिटेल में बता रखा है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। यहां पर आपको बस मैं ये बताऊंगा कि आपको यहां पर डिडक्शंस पुट करनी है, तो जितनी भी आपकी टोटल इनकम है उसमें से डिडक्शन लेस हो जाएगी और फिर बैलेंस इनकम पर आपको टैक्स पे करना पड़ता है। 80C में कंफ्यूजन होता है, कुछ लोगों को लगता है कि यहां पर 2.5 लाख रुपए तक की हम जो है वो क्लेम कर सकते हैं, कुछ को लगता है 2 लाख। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सीधे आईटीआर में पुट करके देख लेते हैं कि इन सारे सेक्शंस को मिला के 2.5 लाख तक क्लेम कर सकते हैं कि 2 लाख तक कर सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि 3 लाख तक क्लेम कर सकते हैं। तो आइए इस पे बात कर लेते हैं। मैंने यहां पर डाल दिया है 1.5 लाख, और मैं यहां भी कर देता हूं 1 लाख, यहां भी मैंने कर दिया 1 लाख, यहां भी कर दिया मैंने 1 लाख, और यहां भी कर दिया मैंने 1 लाख।
टोटल डिडक्शन कितनी सर कैलकुलेट हुई है? 80C में 1.5 लाख और उसके अलावा 80CCD 1B में 50,000। तो क्या मतलब निकला कि ये सारे सेक्शंस को ऐड करके जो मैक्सिमम डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो वो है सिर्फ 1.5 लाख प्लस 50,000, 2 लाख रुपए। चाहे आपका करोड़ों का इन्वेस्टमेंट हो इसमें, बट मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी सिर्फ 2 लाख तक, ना कि 2.5 लाख, ना ही 3 लाख। तो ये कंफ्यूजन भी आज दूर हो गया। ओके, 80D में अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है किस चीज की? हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल एक्सपेंडिचर की, तो उसके लिए अलग से एक शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है सर? 80D का। अब यहां पर आपको भाई जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है अपना, अपने स्पाउस का, बच्चों का या अपने पेरेंट्स का, तो वो आप यहां पर क्लेम कर सकते हो। अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, स्पाउस और सन का अलग और सीनियर सिटीजन और आपके पेरेंट्स का अलग। तो वो आप यहां अगर है तो आप यहां पर भी उसको क्लेम कर सकते हैं। टीडीएस जो भी आपका कटा होगा वो सारी डिटेल आपको यहां पर पुट करनी है। कितना सैलरी से है, कितना अदर देन सैलरी है, वो यहां पर आपको देना है। टीसीएस भी अगर कुछ है तो उसकी डिटेल आपको देनी है। हाँ, जब आप यहां पर ना प्रीफिल डेटा इंपोर्ट करोगे तो ये सारी डिटेल भी ऑटोमेटिक ऑनलाइन उठा लेता है। ये जो प्रीफिल आप करोगे ना तो टीडीएस और टीसीएस की डिटेल भी ऑटोमेटिक उठा लेगा। इसीलिए देखिए ऑनलाइन फाइल करना इजी रहता है, बिकॉज ऑनलाइन में क्या होता है, टीडीएस और टीसीएस आपको अलग से फिल नहीं करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिक फेच कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे टैब जैसे जैसे आप फिल करते जाओगे, यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है वैलिडेट का। अब ये सारी एरर आ रही है बिकॉज हमने भरा नहीं है, तो आपको हर बार क्या करना है, वैलिडेट करना है। कोई एरर है तो वो आपको बता देगा, उस एरर को आपको दूर करना है। जैसे आप एरर दूर कर दोगे उसके बाद आप जब वैलिडेट पे जाओगे ना तो लिख करके आ जाएगा कि शीट इज ओके। तो जैसे ही लिख करके आ जाए शीट इज ओके, समझ जाना कि आपकी डिटेल वगैरह सब ओके हो चुकी है। सारी शीट को वैलिडेट करने के बाद फिर आप फर्स्ट टैब में आओगे और यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा होगा कैलकुलेट टैक्स का। कैलकुलेट टैक्स करोगे, फिर नीचे ऑप्शन आएगा जनरेट जेसन। जैसे ही आपकी जेसन जनरेट हो जाए बस फिर आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर आना है जैसा कि अभी हमने देखा था, और यहां पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ना अटैच फाइल का। यहां से आप जेसन को अटैच कर दोगे और जेसन को जैसे ही आप अटैच करोगे आपका आईटीआर फाइल हो जाएगा। फिर वही ओटीपी वगैरह जाएगा आधार पर और आपका आईटीआर वेरीफाई हो जाएगा और आईटीआर 1 फाइल हो जाएगा। तो कैसा लगा आईटीआर 1? सबसे इजी फॉर्म अगर कोई है आईटीआर का तो वो आईटीआर 1 का होता है, सैलरी एम्प्लॉय के लिए होता है। क्या एक छोटा सा चेंज हुआ था 89A वाला, वो मैंने आपको बता दिया है। वीडियो बहुत इजी। और हाँ फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 6 जो कि इनकम टैक्स कोर्स में था वो पता नहीं क्यों यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया है। तो ये जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें आईटीआर 1 की ही फाइलिंग मैंने बताई थी। तो ये जो वीडियो है ये लेक्चर नंबर 6 का भी काम करेगा। तो बस कैसा लगा वीडियो? ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए सी मेथड 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो।